X Limited issued 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2.50 per share, 250 per share, and the amount was payable as follows. On application 2 per share, on allotment 4.50 per share including premium, and on call 6 per share. Owing to heavy subscription, the allotment was made on pro rata basis as follows. Application for 20,000 shares were allotted 10,000 shares. Application for 56,000 shares were allotted 14,000 shares. Applications for 48,000 shares were allotted 16,000 shares. It was decided that the excess amount received on application would be utilized on the allotment and surplus would be refunded. Ram, to whom 1,000 shares were allotted, who belongs to category 1, failed to pay the allotment money. His shares were forfeited after the call. Pass journal entries in the books of X Limited. इस क्वेश्चन को कराने के 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इसमें 3 प्रोरेटा हैं, 3 ग्रुप हैं प्रोरेटा के। तो अमूमन बच्चों की एक जो धारणा ये रहती है कि ज्यादा प्रोरेटा आ गया, एक प्रोरेटा में मुश्किल होता है, 2 आ गए, 3 आ गए, या 3 पे। तो मेरे को ये एक बात समझानी है कि चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रॉब्लम उतनी ही सिंपल रहती है। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है इस क्वेश्चन को कराने की कि जरूरी नहीं कि आपको वो एक्सप्रेस करें क्लियरली कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई। वो आप खुद भी पता कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई ना कोई वे दिया होता है। तो 2 ये वे हैं, और तीसरा वे हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकली उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, और वो एक मेन वजह होगी क्वेश्चन को कराने की, और उसी के बेसिस पर हम एक और सेशन करेंगे उसमें अलग से। जब भी प्रोरेटा की बात हो तो मेरा ये मानना है कि आप एक टेबल बना लें, बेटर रहता है हमेशा, और एक जगह पे जरूर लिख लें अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब मांगे कितने गए, और अलॉटेड का मतलब दिए कितने गए। ऐसा हो सकता है कि 3 ग्रुप हो, 4 ग्रुप हो, 10 ग्रुप भी हो सकते हैं। क्वेश्चन करने के प्रोसेस में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, क्वेश्चन उतना ही सिंपल रहता है। बस एक देखने में लगता है उसका साइज बहुत बड़ा हो गया, इतनी सारी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपने करना है, मैं आपके साथ करके बताता हूँ, और वो पॉइंट कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और दूसरा एक नया पॉइंट इसमें हिडन पॉइंट है, जो हमने छोटा सा पॉइंट है, बाकी सब कहते हैं जी 40,000 जो है हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, इशू कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमेशा टोटल लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम लोग कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 40,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अलॉट कितने करेंगे हम, 40,000। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। जो 20,000 एप्लीकेशंस का एक ग्रुप था, उसमें 20,000 एप्लीकेशंस आई, और इस ग्रुप में लोगों को हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, यानी कि हमने इनको कम शेयर्स दिए। और जब हम कम शेयर दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम प्रोरेटा कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोरेटा हो रहा है। कितने शेयर्स का पैसा आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे 10,000 शेयर्स का आपके पास बच जाएगा। दूसरे वाले नंबर पे उन्होंने क्या कहा कि 56,000 जो एप्लीकेशंस थी उनको 14,000 शेयर्स दिए। तो एक और ग्रुप है जिसमें हमारे पास 56,000 एप्लीकेशंस आई, और 56,000 शेयर्स को हमने जो है 14,000 शेयर्स अलॉट किए। और जब हम कम शेयर्स अलॉट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हम वहां पे प्रोरेटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रोरेटा है। और यहाँ पर जो है हमारे पास कितने शेयर्स का पैसा बच जा रहा है, देखिए
हमने 56 की जगह पर 14 दिए, तो कितने शेयर्स का पैसा बच गया हमारे पास? 56 माइनस 14 यानी कि 42,000। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है 48,000 जो शेयर्स थे उनको हमने 16,000 शेयर्स दिए हैं। तो 48,000 शेयर्स जहां पर हैं उनको हम दे रहे हैं 16,000 शेयर्स। यहां पे भी प्रोरेटा है और प्रोरेटा यहां पे भी लिख दे रहे हैं, तो 3 ग्रुप हो गए प्रोरेटा के। 3 हो चाहे 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही सिंपल रहेगा। इसका डिफरेंस निकाला 48 में से 16, तो ये आपका आ गया 32,000। यहाँ पे 10,000 शेयर्स का पैसा एडवांस में आ गया, यहाँ पे 42,000 शेयर्स का पैसा एडवांस में आ गया और यहाँ पे 32,000 शेयर्स का पैसा एडवांस में आ गया। शेयर पेबल कैसे है वो लिख लेते हैं हम। इसको चाहे तो नाम दे दें, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये आपका थर्ड ग्रुप है। 3 ग्रुप हो गए। फिर हम एक मैट्रिक्स बनाना उचित समझते हैं। अगर हमारे पास प्रीमियम का क्वेश्चन हो तो मैट्रिक्स बना लेना चाहिए प्रीमियम के साथ के लिए। क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं ना तो आपके माइंड में भी रजिस्टर हो जाता है, फिर आप उसको करते चले जाइए। उन्होंने कहा है कि 10 रुपीज का शेयर है और 2.50 प्रीमियम लेंगे और हम यहाँ पर पैसे ले रहे हैं 3 बार में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल। तो एप्लीकेशन पे लेंगे हम पेमेंट, अलॉटमेंट पर लेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेंगे, कैपिटल का पेमेंट लेंगे, प्रीमियम का पेमेंट लेंगे और इस तरीके से टोटल अमाउंट इतना बन जाएगा। सबसे पहले आउटर सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 10 रुपीज का शेयर है, 2.5 प्रीमियम और टोटल 12.50। कैसे कैसे पेबल है क्वेश्चन में गिवन है 2, 4.50 एंड 6। तो 2, 4.50 एंड 6, इसमें से 2.50 का प्रीमियम है जो कि कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे मेंशन्ड है अलॉटमेंट में, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम डिडक्शन करें प्रीमियम का तो ये अमाउंट निकल के ये आते हैं। इसका मतलब जो 226 पेबल था इन्होंने 2.50 प्रीमियम का और जोड़ दिया और टोटल 2 रुपीज, 4 रुपीज 50 पैसा एंड 6 रुपीज मिला करके टोटल 12.50 यानी कि 12.5 रुपए में ये शेयर को बेच रहे हैं। एक होल्डर है शेयर जिसको 1000 शेयर्स का एक होल्डर है राम, वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, यानी कि उसने 20,000 वाले ग्रुप में अप्लाई किया था और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। His shares were forfeited, failed to pay the allotment और लिखा his shares were forfeited after the call। अब यहाँ पर उनके शेयर्स को कॉल के बाद फॉरफिट किया है, तो इसका मतलब क्या है, कॉल भी मांगी होगी और उसने कॉल भी नहीं पे करी गई है। ये एक छोटी सी इम्प्लाइड बात होती है। हमें राम के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी और आपको पता है कि हमें पता होना चाहिए अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने, जो भी डिफॉल्टर होते हैं अगर अलॉटमेंट पे है तो खास तौर पर, फिर इसके बाद इसका एक्सेप्शन भी हमने पढ़ना है। तो हम राम की बात कर रहे हैं, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड आप करते हो, ये अगला वर्किंग है हमारा। अब अप्लाइड अपॉन अलॉटेड जो करना है वो हमारे पास यहाँ पे 3 चॉइस है। 20/10 भी हो सकता है, 56/14 भी हो सकता है, 48/16 भी हो सकता है। अब हमको यहाँ पर जो है बताया हुआ है किस ग्रुप का है, वो फर्स्ट ग्रुप का है, इसलिए 20/10 होगा। अगर वो कहता है जी सेकंड ग्रुप का है तो 56/14 करके करते हैं हम, 48,000/16 करते अगर वो थर्ड ग्रुप का होता।
तो मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई। इसका टोटल भी करके रख देते हैं, 6 and 8 14 और 14 0 0 0 3 5 and 4 1,24,000 एप्लीकेशन आई है मेरे पास। अब देखिए अप्लाइड अपॉन अलॉटेड के लिए हमको 3 चॉइस में से कौन सा लेना है। वो मेरा कहने का मतलब ये कि फर्स्ट ग्रुप का है तो 20/10 लें, सेकंड ग्रुप का है तो 56/14 और अगर थर्ड ग्रुप का है तो 48/16। ये क्वेश्चन में बताया होता है कौन से ग्रुप का है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है राम टू होम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड वो बिलोंग्स टू कैटेगरी 1, फर्स्ट कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, 21 को 10 दिए गए थे। तो हम यहाँ पर ये समझ लें इन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इनको मिले कितने हैं, 10,000 शेयर्स। जिन्होंने 20,000 के लिए मांगा था उनको 10,000 मिले। तो राम को अगर 1,000 शेयर्स अलॉटेड हैं तो इसका मतलब इन्होंने x नंबर के लिए अप्लाई किया होगा और x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000, यानी कि राम जो है वो 2,000 शेयर्स मांग रहे थे और उनको 1,000 शेयर्स दिए गए। अमित आपको पहली 2 एंट्रीज मुझे पास करवानी है और अगर मैं अमित को बोलता हूं कि अमित तुम्हें क्वेश्चन करना है तो इसका अलावा वहां पे कुछ थोड़ा सा सोचने की जरूरत होगी। अमित तो बताइए कैसे करें अमित। पहली एंट्री सेम जो लिखनी होती है वो तो हम लिख ही दें। अमित करा रहे हो ना क्वेश्चन, पहली फर्स्ट 2 एंट्रीज। बैंक, अमित ये सोचने लग गए सर ने बोल दिया कि अमित से पूछूंगा मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं। अमित जानबूझ के भी मैं बोल रहा हूं, तुम करा सकते हो, बोलो। कुछ है ही नहीं यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास शेयर एप्लीकेशन आई है 1,24,000। मैंने यहाँ लिख दिया रफ करने के लिए 1,24,000 और 2 रुपीज की एप्लीकेशन बनी है। 1,24,000 इंटू 2 2,48,000 2,48,000। अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन account debit to share capital and to share allotment। अमित अमाउंट बताओगे कैसे करेंगे इसके? सब लोग क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। देखिए पहले मैं ये एंट्री लिखूंगा और उस एंट्री को फिर मुझे ठीक करना है, उसके बाद इसको इम्प्रूव करना है। तो पहले जो एंट्री जो सोचते हैं सब, जो जैसे सोचते हैं उस हिसाब से मैं एंट्री बना के बता रहा हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर उसमें मैं बताऊंगा कि ये पार्ट यहाँ पे गलत है और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि ये पार्ट कैसे गलत है और फिर उस एंट्री को ठीक करेंगे। पहले जैसे सब समझते हैं, जो नॉर्मली समझते हैं, जो आपने समझा हुआ उसी वे से मैं आपको एंट्री पास करके बता रहा हूँ। बट ये एंट्री ठीक नहीं होगी, इसको फिर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। देखिए अब तक जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही हम इसको पहले करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,48,000 ये हमने ऊपर से अमाउंट लिया। अब हमने ट्रांसफर करना है। हमारे पास शेयर्स कितने हैं जी? हमारे पास हैं शेयर्स 40,000 इश्यू कर रहे हैं हम। तो 40,000 शेयर्स का जो पैसा है वो हम ले जाएंगे 40,000 इंटू 2 80,000 रुपीज कैपिटल में। ठीक है भाई। और
यहाँ पर देखिए क्या है, जितना पैसा बच गया उस पैसे को हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं आगे अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर पहले वाले ग्रुप का 10,000 शेयर्स का पैसा बच गया, दूसरे वाले ग्रुप का 42,000 शेयर्स का पैसा बच गया, तीसरे वाले ग्रुप का 32,000 शेयर्स का पैसा बच गया। तो ये इनका 10,000 शेयर्स का पैसा हमने ट्रांसफर कर देना है आगे अलॉटमेंट में, दूसरे ग्रुप के 42,000 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देना है, और तीसरे ग्रुप के 32,000 शेयर्स का जो पैसा बचा हुआ है वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देना है। आपने यही पढ़ा है कि प्रोरेटा में जितना पैसा बचता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं उसका आगे के कॉल के अंदर, अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाले ग्रुप का जो है 10,000 शेयर्स का पैसा बचा हुआ है, तो 10,000 इंटू 2, इनके 20,000 रुपीज हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। 42,000 इंटू 2, इनका हम ट्रांसफर कर देंगे 84,000 रुपीज। 32,000 शेयर्स का तीसरे ग्रुप का पैसा बचा, इनके 2 रुपए बचे हुए हैं, तो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे 64,000 रुपीज, और टोटल हमने अलॉटमेंट में मूव कर देना है 00448, और ये हो गया आपका 1,68,000। हमने ये ट्रांसफर कर देना है 1,68,000। यहां तक देखिए, ये एंट्री जो है ये गलत है। ये एंट्री कैसे गलत है, ये अब हमें बात को समझना है। आपने अपने तरीके से जो पढ़ा था आज तक वही पार्ट किया है आपने, और आपके हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ये पॉइंट अभी बताया नहीं गया था, ये पॉइंट आज डिस्कस करना है। अब मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड ग्रुप की बात करता हूं। सेकंड ग्रुप का आपने क्या किया, 84,000 रुपीज जो है ना वो आपने कहां पे ट्रांसफर कर दिए, अलॉटमेंट में। थर्ड ग्रुप के आपने 64,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, और फर्स्ट ग्रुप के 20,000 आपने ट्रांसफर कर दिए अलॉटमेंट में। तो हम यहां पर आते हैं, एक बार एक बात को समझते हैं। देखिए, पहले मैं सेकंड ग्रुप वालों की बात कर रहा हूं, इनके बारे में आपसे डिस्कशन ये कर रहा हूं कि एप्लीकेशन के टाइम पर, जब एप्लीकेशन का समय था, तो इन्होंने 56,000 एप्लीकेशंस दी हैं, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप में 56,000 वालों को 40 दिए, तो 56,000 इंटू 2, इन्होंने रुपए कितने दिए, 1,12,000 रुपीज। इनको शेयर्स कितने दिए गए, 14,000, और इनके पैसे बनते कितने, 14,000 इंटू 2, 14,000 इंटू 2, इनका बनता कितना है, 28,000। आपने यहां पे भी लिखा है, उसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया। 42,000 के, इनके 42,000 शेयर्स का पैसा बचा था, तो इनका जो 84,000 रुपीज एडवांस हो गया। आपने इनका 84,000 जो एडवांस हो गया, ये आपने ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट में। चाहे हम ऐसे निकालें, चाहे हम ऐसे निकालें, बात तो वही है कि भाई इन्होंने 56 मांगे थे, 14 दिए, तो 42,000 शेयर्स का पैसा बचा हुआ है, ये आपने उनका कहां पे ट्रांसफर कर दिया, सारे लोगों का पैसा आपने इकट्ठे करके ये 1,68,000 अलॉटमेंट में डाल दिया, इनका 84,000 अलॉटमेंट में डाल दिया। ऐसा किया आपने। पहले वाले ग्रुप का 20,000 अलॉटमेंट में डाल दिया, तीसरे वाले ग्रुप का आपने 64,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और तीनों का मिला के 1,60,000 रुपीज आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। पर अब हम आगे बात करते हैं जरा अलॉटमेंट की, और हम इस समय सेकंड वाले ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। जब अलॉटमेंट का टाइम आया तो इनको पेमेंट कितनी करनी है, 14,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है, 4.50, यानी कि इनका अमाउंट बनता कितना है, 14,000 इंटू
4.5, तो ये हो गया इनका 63,000। अलॉटमेंट पर सेकंड ग्रुप वालों को कितने पैसे देने हैं? 63,000। और आप उनको अन्याय क्या कर रहे हैं उनके साथ? आप कह रहे तुम्हारे 84,000 मैंने अलॉटमेंट में डाल दिया। बात समझ में आई कि नहीं? प्रॉब्लम एरिया समझ में आया कि नहीं आया? उनको अलॉटमेंट पर देने ही, उनको दिए आपने 14,000 शेयर्स, तो 14,000 शेयर्स का 4.5 के अनुसार जो पेमेंट बनता है वो 63,000 बनता है। और उनके बचे हुए कितने? 84,000। आपने उनको बोला आपके हमने 84,000 रुपीज अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, तो भैया 84,000 किस तरह से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हो? उनको 84 तो देने ही नहीं है, उनको तो देने ही 63,000 है। उनका पैसा तो अब भी एडवांस बच रहा है। यानी कि अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो पैसा है वो उनका एडवांस यहाँ पर कितना एडजस्ट किया जा सकता है? 63,000। और 63,000 के बाद भी उनका पैसा बच रहा है। कितना पैसा बच रहा है? 84 में से 63 माइनस करिए, 21,000 रुपीज। तो आपने उनके साथ क्या अन्याय कर दिया? उनको बेचारों को देने थे 63 और आपने बोला आपके 84 हमने अलॉटमेंट में रख दिए। अब जाओ घर जाओ बेटा, जाओ, तुम्हारे हो गया हिसाब। वो 21,000 रुपए थोड़ी ना उसके ज्यादा रख सकते हो। वो 21,000 रुपए का क्या करोगे? 21,000 का ये 21,000 रुपीज जो है या तो उनको वापस करिए या फिर उनके जो फर्स्ट कॉल है वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो आज का टॉपिक है इसका मतलब है एक्स्ट्रा एडवांस। ऐसा कोई टॉपिक लिख के नहीं होता, बस आपको याद रखने के लिए कि इस तरह की प्रॉब्लम है, ये याद रखना है, हमें ध्यान देना है। तो टॉपिक का नाम है हमारा एक्स्ट्रा एडवांस। एक्स्ट्रा एडवांस का मतलब ये कि किसी ग्रुप के लोगों का इतना ज्यादा एडवांस है कि अलॉटमेंट पे हो गया, अलॉटमेंट के बाद आगे एक्सटेंड होकर वो फर्स्ट कॉल तक जा रहा हो सकता है, सेकंड कॉल तक जा रहा हो। ऐसे क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा एडवांस के क्वेश्चन। तो जब उसका अलॉटमेंट भी पे हो जाने के बाद भी पैसा बच रहा है और उसका फिर भी एक्स्ट्रा एडवांस पड़ा हुआ है, तो दो ऑप्शन है। या तो उसके उस पैसे को जो 21,000 एक्स्ट्रा है उसको आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करिए या फिर उसका 21,000 वापस करिए। तो क्वेश्चन में कुछ बताया होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया है तो आपने उसका आगे एडवांस एडजस्ट कर देना है फर्स्ट कॉल में। और आप नोटिस करिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट के ऊपर अगर कुछ पैसा बच रहा होगा तो भाई वो वापस करना होगा। अब मैं पढ़ के बता रहा हूं क्वेश्चन। इट वाज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट received on applications would be utilized on the allotment, यहां से पॉइंट पकड़ना है, would be utilized on allotment and the surplus would be refunded, और उसके बाद अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा तो वो आपने वापस करना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि एक्स्ट्रा एडवांस का क्वेश्चन आ गया है? हमको कैसे मालूम पड़ेगा? कहीं पे हिंट तो दी नहीं हुई है। हिंट एक तो मिल गई थी इसमें। हिंट क्या थी? उसने क्वेश्चन में लिखा, क्या लिखा उसने कि जितना अलॉटमेंट में है उसके बाद भी सरप्लस है तो वो आप रिटर्न करो। तो इसका मतलब जरूर यहाँ पे कोई ना कोई एक्स्ट्रा एडवांस है, तभी तो वो बोल रहा है कि सरप्लस अलॉटमेंट के बाद वाला रिटर्न करो। ये एक हिंट है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अक्सर हिंट नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे? अब देखिए यहाँ पर जो तरीका क्या है कि दो पहचान है, दो तरह के क्वेश्चन से पहचान हो सकती है। ऐसा होगा कि पहली बार में ज्यादा अमाउंट लिया जा रहा है, जैसे हमने किसी ये बोल दिया कि हम 7 रुपए पहले लेंगे, फिर 2 रुपए लेंगे, फिर 1 रुपए लेंगे। अगर हमने 7 रुपए एप्लीकेशन पे ले लिया तो उसका ना एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा एडवांस आ गया, बड़ा अमाउंट एडवांस आ गया, तो डर है कि अलॉटमेंट से एक्सटेंड होकर के फर्स्ट कॉल तक जाएगा। उसको आपको चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। हर बार ऐसे चेक करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया। दूसरी चीज क्या है कि जब हम शेयर्स अलॉट कर रहे होते हैं तो अलॉट करते समय हमने बहुत ज्यादा गैप दे दिया। अब क्या होता है, देखिए अभी नॉर्मली जो क्वेश्चन कर रहे थे आज से पहले, हम ऐसा कहते थे कि भाई 2,20,000 वालों को 2 लाख शेयर दिए तो 19-20 का फर्क है। 3 लाख वालों को 2,40,000 शेयर दिए, या 2.5 लाख वालों को 2 लाख शेयर दिए, 1,10,000 वालों को 1 लाख दिए, तो आसपास का फिगर है। यहाँ पर देखिए कितने बड़ा गैप है। 56,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है और दिए केवल 40,000 है। अलॉट बहुत ही कम किया है, कितना कम किया है? 75% कम किया है उनमें।
25% केवल शेयर्स अलॉट हुए हैं। जो मांग रहे हैं 4 शेयर, उसको केवल 1 शेयर दिया है। जिसने 400 शेयर मांगे उसको केवल 100 शेयर दिए हैं। कितना बड़ा गैप है। तो जब आपका गैप ज्यादा आ जाए, और गैप ज्यादा आ गया यानी कि बीच में अमाउंट ज्यादा आ गया, जो आप आगे एडवांस करोगे, तो आगे आप एडवांस करोगे तो इसी से ही आपको एंट लेनी है कि भाई यहाँ पे डर है एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस का हो सकता है, कहीं अलॉटमेंट से ऐसा तो नहीं फर्स्ट कॉल तक एक्सटेंड हो रहा है और फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल तक एक्सटेंड हो रहा है। ये आपने चेक करना है। तो 2 ही पहचानना है। और जैसे कि तीसरा ग्रुप था, तीसरे ग्रुप में भी काफी बड़ा डिफरेंस था। तीसरे ग्रुप में आप देखिए उन्होंने क्या किया है, 48 वालों को उन्होंने 32 छोड़ के 16,000 का दिए, यानी कि कितने शेयर्स दिए उन्होंने, 1/3 शेयर दिए। 48 वालों को केवल 16,000 दिए, 1/3 शेयर दिए, बहुत कम दिए शेयर। तो अब आप एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में सब पॉइंट्स को सोच के चलना है। तो अब मुझे क्या बताना है आपको, रिवाइज कराना क्या है, इतनी सी बात रिवाइज करनी है कि आपको वाइजली चेक करना है 2 कंडीशंस जो होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा एडवांस हो सकता है। और वो कंडीशन क्या होगी, मैं फिर से बताता हूँ कि एप्लीकेशन का अमाउंट बड़ा है और अलॉटमेंट का अमाउंट छोटा है। तो एप्लीकेशन अगर बड़ी है तो बड़ी है और प्रोरेटा हुआ है तो बड़ा अमाउंट एडवांस होगा। जब बड़ा अमाउंट एडवांस होगा तो ये डर है कि अलॉटमेंट में पे हो जाने के बाद फर्स्ट कॉल तक एक्सटेंड हो जाए एडवांस। और दूसरी चीज क्या है कि गैप बहुत ज्यादा है, शेयर जो अलॉटमेंट है वो बहुत कम किया गया है। जैसे 10 वालों को केवल 2 ही दिए गए तो 8 शेयर का पैसा बचा पड़ा है। तो बहुत ज्यादा एडवांस होने का चांसेस है, क्योंकि जितने दिए गए उससे कहीं ज्यादा का तो एडवांस पड़ा हुआ है। तो एडवांस आगे फिर बढ़ेगा ना, आगे एक्सटेंड होने का तो डर है ना उसके अंदर। इस वाले क्वेश्चन में तो साफ पता चल रहा था, हिंट थी कि उन्होंने लिख के दे दिया है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे एडवांस को और उसके बाद जो बचेगा वो हम सरप्लस वापस करेंगे। या कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिख देता है कि विच विल बी एडजस्टेड इन द फ्यूचर कॉल्स या फर्स्ट कॉल, ऐसे एक्सप्रेस कर देगा। तो एक वे तो ये होगा कि एक्सप्रेस कर दिया उसने, और दूसरा हिडन वे होगा जो हमें पहचानना है। तो कुल मिला के हमें बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे पता है। ये सिर्फ आज का क्वेश्चन कराने की केवल इतनी सी इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से क्वेश्चन को कराया गया। बताइए भाई, कभी आपके बात समझ में आई कि नहीं? राहुल जी? यस सर, क्लियर है। स्वास्तिका सर आगे? कभी? क्लियर है सर। अमित है कि नहीं क्लास में? अमित जी बताइए। माइक नहीं काम कर रहा अमित का, चलो नो प्रॉब्लम। तो हम आगे चलें फिर। अभी देखिए जो ये वाला क्वेश्चन हमने आज कर रहे हैं, इसके बाद भी इसमें भी थोड़ा सा एड ऑन होगा। तो वो एड ऑन जो है वो हम अगले वाले क्लास में करेंगे, यानी कि आज पार्ट रहा, उसके बाद थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि बच्चे सीधे सीधे अटेंड करके आते हैं और आके एग्जाम दे के आके बोलते हैं सर मेरा पूरा क्वेश्चन सही है, फिर भी टीचर ने नंबर काट लिए, मुझे नंबर नहीं दिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसने जो अंदर की चीजें उसको नहीं समझा हुआ है। ये इसलिए हमें एक एक करके एक एक पॉइंट को उससे समझना है। तो आपको लग जाता है कि हमारा जो है टॉपिक्स खत्म हो गए हैं और हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, पर उसके अंदर उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि हमारा प्रीमियम वाला क्वेश्चन है क्लियर हो गया, पर एक हिडन पॉइंट क्या है जो आपको वो मैंने सेक्शन भेजा, उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली उसको भी डील करना है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और इसके साथ से एसोसिएटेड क्वेश्चन हम एक और सेशन में करेंगे, उसमें भी कुछ और नई चीजें होंगी। तो यहां पर क्या है, फिर हमारा 21,000 रुपीज जो है वो वापस करने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब मुझे डर ये लग रहा है कि 48,000 वालों को भी 16 दिए गए हैं, काफी ज्यादा गैप है। तो मुझे यहाँ पर भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं भैया इसका ऐसा तो नहीं कि आगे अमाउंट जो है और एक्स्ट्रा आ रहा हो। तो मैं इसका भी जरा चेक कर लेता हूँ। तो जो थर्ड वाला ग्रुप है, 48 वालों को 16 दिए गए हैं, तो इनके 32,000 शेयर्स का 64,000 रुपीज एडवांस पड़ा हुआ है।
अब मेरे को ये चेक करना है कि इनका अलॉटमेंट पर बनता कितना था। तो इनका अलॉटमेंट पर थर्ड ग्रुप का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप का अलॉटमेंट पर बनता है जी 16,000 शेयर्स दिए गए इनको और 4.50 की अलॉटमेंट बनी है। तो 16,000 इंटू 4.5, 16,000 इंटू 4.5, तो ये आ गया जी 72,000। तो इनके एडवांस कितने जा रहे हैं 64, तो एडवांस ज्यादा नहीं है, कम ही है इनका। तो इनका तो कोई भी एक्स्ट्रा एडवांस नहीं है क्योंकि इनको 72 देने हैं, 64 पीछे से आ रहा है, तो ये तो बल्कि 8,000 और देंगे, तो इनका तो एडवांस नहीं है। तो कुल मिला के एडवांस जो था वो सेकंड वाले ग्रुप का है। फर्स्ट वाले ग्रुप में तो गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो केवल सेकंड वाले ग्रुप का एक्स्ट्रा एडवांस है और उसमें जो एक्स्ट्रा एडवांस है उनका 21,000 है। तो क्वेश्चन में लिखा गया था कि 21,000 रुपीज आपने जो है वापस कर देने हैं। तो हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे, इनके 20,000 रुपीज तो एडवांस में इनके जाएंगे, इनके 64,000 जाएंगे और इनके 84 में से कितने 21 छोड़ के, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था बनते कितने 63, तो इनका एडवांस में कितना जाएगा 63 ही केवल जाएगा। 84 में से 63 यहाँ जाएगा और 21,000 जो है ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इनका जो अमाउंट हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो अलॉटमेंट में है वो 1,68,000 नहीं ले जाने हैं। अलॉटमेंट पर हमको ले जाना है, इसका टोटल कर लें हम 1,47,000 और इसमें से 168 रुपीज एडवांस जरूर आया, अलॉटमेंट में 147 जाएगा और 21,000 रुपीज हमने या तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है या रिफंड करना है। उन्होंने बताया हुआ है कि आपको रिफंड करना है, तो हम इस एंट्री को चेंज करेंगे और ये एंट्री जो है हमारी अब चेंज हो जाएगी और इस जगह पे आपका जो अमाउंट है वो चेंज होकर अमाउंट होगा आपका 1,47,000 और 21,000 रुपीज जो है ये हमने वापस करने हैं, इसलिए वी विल राइट टू बैंक। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये वापस नहीं करके हम आगे के कॉल्स में एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे कुछ ना कुछ लिखा होता है जरूर। बस आज के टॉपिक का जो मेन पॉइंट था वो यही था। अब आगे का क्वेश्चन जो है वो सेम सिंपल जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा वैसे ही होना है, पर अगले क्लास में इसी को ऐड ऑन करके उसमें चेंज के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले कॉल पे, अगले वाले पार्ट पे। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर हमने अमाउंट कैसे कैसे लेना है लिखा हुआ है। हम लोगों ने ये लिखा है यहाँ पे 2 रुपीज लेने हैं अलॉटमेंट पे, कैपिटल के 2.50 प्रीमियम का, टोटल 4.50। तो 2 रुपीज आ जाएगा भाई कैपिटल में, 2.50 सिक्योरिटीज प्रीमियम पे और टोटल 4.50 लेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी आपके 40,000, तो ये अमाउंट हो जाएगा 40,000 इंटू 4.5 यानी कि 1,80,000 और 40,000 इंटू 2 80,000 यहां हो जाएगा और 1 लाख रुपीस यहां हो जाएगा। इसके बाद यहां पर एक शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसको हम लिखेंगे कॉल सिनेरियर। अब आपको एक बात और समझा दूं कि बाय द वे अगर ये सेकंड ग्रुप का होता
तो इसमें अगर वो पे नहीं कर रहा होता तो उसका डिफॉल्ट होता ही नहीं, बल्कि उसका तो पूरा अमाउंट पेड ही होता, तो उसका डिफॉल्ट नहीं काउंट होगा। ऐसी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अगली वाली क्लास में। टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ लोगों को ये डाउट होता है, तो उनको प्रॉब्लम ये लगती है कि सर यहाँ पर कॉल्स के लिए लिखना चाहिए कॉल्स इन एरियर, तो अलॉटमेंट के लिए क्यों लिख रहे हैं? यहाँ तो कॉल्स इन एरियर के बजाय अलॉटमेंट इन एरियर्स होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर जो है ट्रेंड है वो कॉल्स इन एरियर से लिखा जाता है अलॉटमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि आप अलॉटमेंट इन एरियर्स को लें, उसके लिए भी कॉल्स इन एरियर वर्ड ही यूज किया जाता है। अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि राम नामक व्यक्ति जिसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको 1000 शेयर्स मिले हैं, तो उसका कितना अमाउंट पेंडिंग है। हम सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि वो इतना नहीं पे कर रहा, क्योंकि हर आदमी का जो फर्स्ट ग्रुप का है और जो सेकंड ग्रुप का है और थर्ड ग्रुप का है, हर आदमी का कुछ ना कुछ एडवांस है। अब हम राम के लिए वर्किंग कर रहे हैं। एप्लीकेशन के समय की बात है, जब एप्लीकेशन का टाइम होगा, अमाउंट पेड, कितना अमाउंट इसने पे किया है, तो देखिए इसने 2000 इनटू एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपीज, 4000 रुपीज हमें भिजवाए। हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर कि 2000 शेयर्स मांग रहा था और इसको हमने दिए 1000 शेयर्स, तो अमाउंट पेबल कितना था, इसको देना कितना था? तो अमाउंट पेबल जो है इसका होगा 1000 इंटू 2, यानी कि 2000 रुपीज। तो इन भाई साहब के एडवांस में हमारे पास 2000 रुपीज है। यहाँ पे कोई नया पॉइंट नहीं है, यहाँ पे जैसे आप पहले डे 1 में आपने प्रोरेटा वाला पार्ट सीखा था वैसे ही है। आगे इसके बाद अलॉटमेंट जब देना है, यानी कि अभी का टाइम, तो अलॉटमेंट के टाइम पर अमाउंट पेबल कितना है इसका? अमाउंट पेबल इज 1000 इंटू 4.5, यानी कि 4500, और जिसमें से इसका 2000 रुपीज ऑलरेडी आ गया है। 2000 रुपीज ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। तो कितना रुपए का अमाउंट हो गया इसका? एरियर्स, इसके एरियर्स देखिए कितने हो जाएंगे? एरियर्स हो जाएंगे 2500। देखिए कौन सी ऐसी बात है जो आपके समझ में नहीं। अब हमें अलॉटमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट कितना ड्यू किया था, अलॉटमेंट का वर्किंग नोट बना रहे हैं। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय में टोटल अमाउंट ऊपर आप ड्यू करके आए हो 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 में से एडवांस मिल चुका है विद एप्लीकेशन। एडवांस विद एप्लीकेशन था आपका 1,47,000। इसमें से 1,47,000 आप माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी मिल चुका है, तो अब आपको अमाउंट मिलना कितना है? 33,000। इस 33,000 में से राम का एरियर्स है, तो एरियर्स ऑफ राम ने कितना नहीं दिया, या कॉल्स इन एरियर कह लें। राम ने अभी हमने कैलकुलेट किया है कि ये 2500 रुपीज नहीं दिए, तो इसमें से 2500 रुपीज हम माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब अमाउंट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा जी 30,500। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर है
2500, बैंक में आएगा 30,500 और टोटल अमाउंट जो अलॉटमेंट पर मिलना था वो था जी आपका 33,000। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये होगा आपका 40,000 शेयर्स आपने बेचे हैं और आपने इस समय जो अमाउंट लेना है वो 6 रुपीज लेने हैं फर्स्ट कॉल पे। 40,000 इंटू 6, 2,40,000। फिर इसके बाद आपको पेमेंट मिलनी है और ये फिर से पेमेंट नहीं कर रहा है, आप लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए इसके पास 1000 शेयर्स हैं और 1000 शेयर्स जो हैं वो 6 रुपीज नहीं दे रहे। हम यहीं पे लिख लेते हैं 1000 इंटू 6 नहीं मिल रहा है, यानी कि 6,000 रुपीज हमें इसमें से नहीं मिला। टोटल अमाउंट जो है हमें मिलना था 2,40,000, 6,000 मिलेगा नहीं, हमें मिलेंगे कितने 2,34,000 रुपीज। तो कॉल्स इन एरियर 6,000 हो गया, बैंक में 234 और टोटल अमाउंट 2,40,000 था। इसके बाद इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। जब हम फॉरफिट करेंगे तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी वो हम लिख रहे हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है, प्रीमियम का क्वेश्चन है, प्रीमियम इज पेड और अनपेड। प्रीमियम उसका पेड है कि अनपेड। प्रीमियम उसका अनपेड है। क्यों अनपेड है? क्योंकि उसने आगे, अब हमने इसमें एक्सेप्शन भी चेक करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अभी एक्सेप्शन भी चेक करेंगे हम। पहले एंट्री लिख लें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, और चूंकि हमने कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज किया तो हमने इसलिए कॉल्स इन एरियर्स लिखना है यहाँ पे। अगर हमने पीछे कॉल्स इन एरियर वर्ड नहीं यूज किया होता तो हम यहाँ पे लिखते टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल। चेक करते हैं इसके लिए राम के लिए प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो पार्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, वो समझना है हमने। देखिए यहां पर इसके एडवांस में 2,000 रुपीज आ रहे, और आज हमने ये चेक करना है कि जो एडवांस है उससे कोई प्रीमियम तो नहीं पे हो रहा, और सबसे पहले जो एडवांस है उस पैसे को हमने कैपिटल के लिए यूज करना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाते हुए चल रहा हूँ कि देखिए ये अलॉटमेंट पर आपने 4 रुपीज 50 पैसा लेना है, जिसमें से कैपिटल का आपने लेना है 2 रुपीज, और प्रीमियम का कितना लेना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का आपने 2.50 लेना है। अब देखिए इसमें कैपिटल का अमाउंट कितना बनता है इनका, अगर हम अलॉटमेंट के समय की बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट पर टोटल बनते हैं उसके 1,000 इंटू 4.5 4,500 रुपीज, और यहाँ कवर कैपिटल का कितना बनता है 1,000 इंटू 2,000 रुपीज, और 1,000 इंटू 2.5 2,500 रुपीज प्रीमियम के। तो
अब जो एडवांस आ रहा था, ये जो एडवांस है, ये एडवांस हमने यूज करना है यहां पर। पहले कहां यूज करना है? कैपिटल में। अगर कैपिटल का अमाउंट आपका पे हो गया और उसके बाद भी कुछ पे हो रहा है तो उतने रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चले जाएगा। तो इसका 1000 इंटू 2000 रुपीज एडवांस था, वो तो कैपिटल में ही खप गया, तो प्रीमियम के लिए कुछ भी एडवांस बचा नहीं, यानी कि प्रीमियम बिल्कुल पे नहीं हुआ है, प्रीमियम पूरी तरह से उसका अकाउंट खुला है। तो हम आगे चलते हैं। शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, 1000 शेयर्स हैं, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 2.5। तो प्रीमियम अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि प्रीमियम में कोई पैसा नहीं गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2500, इस जगह पर हो जाएगा आपका 10,000। फॉरफीचर में वो अमाउंट आते हैं जो उसने पे करे हैं, और कॉल्स इन एरियर में अनपेड अमाउंट। तो आइए पेड अमाउंट उसका चेक करें। पेड अमाउंट जो है वो कितना है इसका? पेड अमाउंट जहां पे हमने इसके डिटेल्स लिखी है वहीं पे पेड अमाउंट पता चलेगा आपको। ये राम के डिटेल्स लिखी है। इसने पे किया हुआ है, हमें एक ही बार पे करा है और वो दिया हुआ है जी उसने 4000 रुपीज, और एरियर्स कितने? 2500। तो अलॉटमेंट का एरियर 2500 चल रहा है और उसके बाद इसने एक और एरियर कर दिया, और वो एरियर था इसका 6000 रुपीज का, 2 बार पैसे नहीं दिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? पे कितना किया है जी इसने? 4000 रुपीज। 2 जगह का एरियर है, एक जगह का 2500 एरियर है और दूसरी जगह का इसका जो एरियर है वो 6000 है। तो टोटल एरियर जो हो गया इसका 8500 रुपीज का एरियर हो गया। भाई 2500 का ये है एरियर, ये देखिए, और 6000 का ये है इसका एरियर। तो टोटल एरियर कितना हो गया आपका? 8500 रुपीज का। फिर इसके बाद इसके शेयर्स को हमने क्या करा है? रीइश्यू कर दिया है। रीइश्यू करा है, हिज शेयर्स वर फॉरफिट, नहीं रीइश्यू किया ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, दैट्स इट। यहां तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई वो पूछिए, और एक छोटा सा टॉपिक अभी हम और करेंगे 10 मिनट का। मोनिका जी कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। अब देखिए एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, अंडरराइटिंग कमीशन। इसका हमें मतलब समझना है पहले, और फिर इसके क्वेश्चन के साथ में कैसे एसोसिएशन है वो। और संभव जी आपका जो टॉपिक था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, वो यहां से स्टार्ट होता है। कई सारी चीजें हैं इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, तो आज एक छोटा सा पार्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ कि आप शेयर दे रहे हो पर पैसे नहीं ले रहे हो, कुछ और चीज में एडजस्ट कर रहे हो। तो ऐसा हम कई बार कर सकते हैं, कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि हम भाई मशीन लेने गए फैक्ट्री के लिए, हमारी मशीन थी 10 लाख रुपए की। तो जिनसे हम मशीन ले रहे थे उनको पता चला कि हमारी कंपनी है, उसने शेयर भी इश्यू किए हुए हैं। तो वो बोलते हैं ऐसा कर लो कि आप हमें ना पैसे मत दो, आप अपनी कंपनी के हमें शेयर्स दे। तो हमने उनको क्या किया, उनसे मशीन ले ली और बदले में हमने उनको शेयर्स दे दिए। तो कैश तो लिया नहीं यहाँ पर। तो यही टॉपिक हो गया अदर देन
कैश का। अब हम अपने आज के टॉपिक पे बात करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में, और ये डिबेंचर्स के साथ में एसोसिएट करके ज्यादा समझेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें अमूमन प्रॉब्लम जो होती है वो डिबेंचर्स के में पूछी जाती है। तो दोनों का ही वो एक ही मतलब है, सिर्फ एक ही तरीका है, केवल डिबेंचर वर्ड लिखना है या शेयर कैपिटल वर्ड लिखना है, ये इतना सा केवल फर्क होगा। अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अंडरराइटिंग कमीशन के बाद। देखिए ऐसा होता है कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहे होते हैं, जब हम इश्यू कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमको ये लगता है कि अगर हमारे शेयर्स नहीं बिके, तब लोगों ने नहीं शेयर्स लिए, तो अब कोई नए कंपनी है, कोई नए प्रमोटर है, उसके बारे में लोग जानते नहीं है, तो लोग उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसा डर रहता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ब्रोकर्स होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो अंडरराइटिंग का काम करती हैं। अंडरराइटिंग का काम का मतलब क्या है कि वो बोलते हैं जी आप अपना शेयर बेचिए, जो शेयर आपके पब्लिक ने खरीद लिए, और जो भी शेयर्स नहीं बिकेंगे वो हम खरीद लेंगे। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम होती है कि अगर शेयर नहीं बिकेंगे तो क्या करेंगे, अगर शेयर नहीं बिके तो कैपिटल नहीं आया तो कंपनी नहीं फॉर्म हो सकती, तो हमारी कंपनी नहीं चल सकती। तो ऐसे में वो उस डर से हम बाहर आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरराइट करा लेते हैं। जो अंडरराइटर्स होते हैं वो बदले में हमसे कुछ कमीशन लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम आपके सारे शेयर्स बिकवा देंगे और बदले में हमें क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो कमीशन का पेमेंट अक्सर जो तय होता है वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स होता है। कैश में भी हो सकता है और शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या दोनों को जोड़ करके भी हो सकता है। तो आइए हम एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये बात समझ में आए। रोज कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये शेयर नहीं हुआ शायद से क्वेश्चन, अभी मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। अभी शायद से शेयर हो गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी। Rose Communication Limited was registered with an authorized capital of 25 lakh divided into 2,50,000 equity share of ₹10 each। देखिए कंपनी का जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो है 25 लाख रुपीस का, और जिसमें कंपनी 2,50,000 इक्विटी शेयर्स बेच सकती है और 10 रुपीस में। देखिए ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, जो ऑथराइज कैपिटल है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। हाँ, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ये बात जो आपने समझी थी, पहले हमने डिस्कस भी किया हुआ है, इसको सबसे पहले लिखना होता है, ऑथराइज कैपिटल देन इशूड कैपिटल आपको बताना होता है। आपको याद आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के लिए ये जो पहली लाइन थी ये कोई मतलब की नहीं है, उसमें एक यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि इतने शेयर्स इशू करने की वो परमिशन रखते हैं, ये ऑथराइज्ड है। इट इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, और इन्होंने क्या किया कि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और 3 रुपीस के प्रीमियम। Application were received for the issued equity shares and allotment was made। Applications मिली इतनी और हमने उनको allot कर दिया। Atul had written the issue and in lieu was to get 2% underwriting commission against which he was issued shares at par। अब वो कह रहे हैं कि अतुल नामक एक व्यक्ति था। अतुल एक अंडरराइटर है। अंडरराइटर वो आदमी होता है जो कंपनी को एश्योर करता है कि हम आपके सारे शेयर्स जितने भी होंगे, जो पार्ट आपने अंडरराइट कराया वो हम खरीद लेंगे अगर वो पब्लिक नहीं खरीदती है। तो यहाँ पर अतुल ने जो है वो अंडरराइटिंग करी हुई है इसकी। तो अतुल को बदले में, इन ल्यू का मतलब होता है बदले में, 2% कमीशन मिलेगी, और ये जो 2% कमीशन मिलनी है ये शेयर्स के फॉर्म में दी जाएगी। तो जो 2% कमीशन का अमाउंट बनता होगा वो आपको किस फॉर्म में पे करेंगे, आप उसको शेयर्स के फॉर्म में। तो आइए इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है इसको हम समझते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं आपके साथ।
देखिए, सबसे पहले तो जो शेयर्स हम बेच रहे हैं वो हम उनका पैसा एक बार में ही ले रहे हैं, और हम कितने शेयर्स बेच रहे हैं? 1 लाख। और ये जो 1 लाख शेयर्स बेच रहे हैं, ये हम कैसे बेच रहे हैं? हम प्रीमियम के ऊपर बेच रहे हैं। हम पार्ट में पेमेंट नहीं ले रहे, हम एक बार में एक साथ पेमेंट पूरा ले रहे हैं इसका। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बीच में एक छोटा सा टॉपिक कराया भी था, जब हम एक बार में ही पैसा ले रहे होते हैं, इकट्ठे हम पैसा ले रहे होते हैं, तो हम वहां पर वर्ड यूज करते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। एक बार में जब पैसा ले रहे होगे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों वर्ड साथ के साथ लिखने पड़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और हम कितने शेयर्स बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं जी 1 लाख शेयर्स, और सारा पैसा हम इकट्ठे ले रहे हैं। और कितना अमाउंट ले रहे हैं जी? 13 रुपीज। 10 रुपीज का शेयर है और 13 रुपीज में हम दे रहे हैं, 3 रुपीज प्रीमियम ले रहे हैं। तो हम लोग के पास जो अमाउंट है वो सारा आ गया, उन्होंने बोला, और ये है जी 13 लाख रुपीज। ये हमारी अपनी एंट्री है। इसमें आज के टॉपिक जो नया पार्ट है वो इसके बाद होना है, अतुल वाला पार्ट। ये पुराना वाला पार्ट है, ये आपका साथ के साथ रिकॉल हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करना है, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखना है जब एक बार में पैसा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लमसम मेथड। लमसम मतलब एक साथ एक मुश्त सारा पैसा ले रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल and to securities premium reserve। ₹10 का शेयर है और 3 रुपीज जो है आपका प्रीमियम है। ऊपर से सेम 13 लाख रुपीज उठाए हमने, ट्रांसफर कर लिए, और इसमें से 1 लाख शेयर्स का 10 लाख रुपीज कैपिटल में रख दिया, और 3 लाख रुपीज हमने प्रीमियम में रख दिया। यहां तक कोई बात आपको अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे बताएंगे। अब हम इसके बाद जो है हम अतुल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अतुल को हमने ये कहा था कि हम टोटल अमाउंट का आपको 2% का कमीशन देंगे। टोटल अमाउंट कितना बनता है? देखिए, 13 लाख रुपीस का इश्यू अंडर रिटन हुआ है, 13 लाख रुपीस का अमाउंट है। 13 लाख का 2%, तो इट विल बी 1 2 3 26,000। यानी कि हमने 26,000 रुपीस की कमीशन किसको देनी है? अतुल को। अंडर राइटिंग कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस। अंडर राइटिंग कमीशन चूंकि एक्सपेंस है हमारी कंपनी के लिए, अंडर राइटिंग कमीशन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। और किसको ये अमाउंट पे करना है? हमने ये अमाउंट देना है जी अतुल को। तो अंडर राइटिंग कमीशन देनी है अतुल को, और कितनी देनी है जी? 26,000 रुपीस। अब अगर हम अतुल को कैश में देते तो हम लोग लिखते जी अतुल अकाउंट डेबिट या अतुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कंपनीज दे नहीं सकती, कैश में कंपनी को डील करने की परमिशन नहीं होती। कैश की जगह पर हमेशा बैंक वर्ड यूज करना है, याद रखिए। चाहे वो लैंग्वेज में कहीं कि वो कैश में दे रहे हैं, तब भी हमने बैंक के लिखना होता है, यानी कि चेक से पेमेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने उनको बोला है कि हम आपको शेयर्स देंगे इसके बदले में। तो 26,000 रुपीज के हम शेयर इश्यू करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे टू शेयर कैपिटल। अगर आपने केवल शेयर वर्ड यूज किया तो वो गलत है, हमारा कोई भी शेयर वर्ड नहीं है, टर्म है शेयर कैपिटल। और 26,000 रुपीज के हमने उसको शेयर इश्यू कर दिए। एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपका खत्म हो जाता है इसी के साथ में।